हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर। जी हाँ, ये 4 और 5 दिख के थोड़ा सा कुछ नया लग रहा होगा। तो आज हम ये दोनों चैप्टर्स पढ़ेंगे क्योंकि रीज़न ये है क्योंकि मैप जो है आपका चैप्टर नंबर 4 ये काफ़ी छोटा है, तो इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। लेकिन हम किस प्रकार के मैप्स को पढ़ते हैं ये जानना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के लिए जो आपके लिए सवाल है वो कुछ इस तरीके से है। चैप्टर नंबर 4 को आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर चैप्टर नंबर 4 को मैं शुरू करूं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जानना होगा कि थीमेटिक मैप क्या होता है, ठीक है। या फिर अगर यहाँ पे आप कहें तो स्केच क्या होता है, ठीक है। अगर मैं इन सवालों के आपसे जवाब पूछूं तो अभी आपको शायद दिक्कत होगी। तो चलिए इन्हीं को आज पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैप की बात की जाए तो मैप क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन या ड्राइंग है आपकी अर्थ सरफेस की। सिंपल सी चीज़ है जिसे स्केल के आधार पे बनाया गया। क्या है आपका? ड्राइंग है आपकी अर्थ सरफेस की जिसे स्केल के द्वारा बनाया गया, उसे मैप कहा जाता है। इसको नोट कर लो क्योंकि जब भी एग्जाम में आता है तब बड़ा कन्फ्यूजन होता है जब उसे अलग अलग पॉइंट्स में दिया जाता है। वहीं 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप क्या हैं? एक तो दूरी यानी डिस्टेंस, दूसरी दिशा और तीसरा सिंबल, ठीक है। ये भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि इस टाइप के आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। और वहीं टाइप्स ऑफ मैप पे आते हैं तो सबसे पहला है आपका पॉलिटिकल मैप, यानी कि जिसमें अगर यूपी और एमपी अलग बना हो तो ये क्या हो गया आपका? पॉलिटिकल मैप। वहीं अगर आपको गंगा और यमुना अलग अलग नजर आए तो वो कौन सा हो गया आपका? फिजिकल मैप। और वहीं अगर बात कर लीजिए थीमेटिक मैप, फिर क्या हुआ? तो थीमेटिक मैप के अंतर्गत अगर रेनफॉल को दिखाया गया है कि ज़्यादातर रेनफॉल चेरापूंजी में हो रही है, सूखा पड़ रहा है राजस्थान में, तो ये हो गया थीमेटिक, यानी कि स्पेसिफिक कंटेंट के ऊपर बना दी गया वो मैप, ठीक है। वहीं स्केच मैप का क्या मतलब होता है? देखो, स्केच मैप का मतलब होता है रफ मैप, यानी उसको कोई भी प्रॉपर स्केल पे नहीं बनाया जाता, उसको कहते हैं स्केच मैप, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो प्लान क्या है? अब प्लान का मतलब जैसे आर्मी वगैरह देखिए ना, वो प्लान वगैरह बनाते हैं कि हम ये बंकर है, यहाँ बंकर से उड़ते हुए जाएंगे, बड़ा सा मैदान पड़ेगा, बस इसी को प्लान कहा जाता है कि आपने रफली स्केच के माध्यम से पूरा एक प्लान बनाया कि किस प्रकार से कार्य होना है, यानी ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा प्लान क्या है या फिर स्केच क्या है, ठीक है। चलिए अब इसको देख भी लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर अगर सिंबल्स की बात की जाए तो सिंबल्स देखो बाउंड्री के बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल जो बाउंड्री है उसे कैसे दिखाते हैं? इस प्रकार से, यानी डॉट और डैश के माध्यम से। वहीं स्टेट के लिए आपके डॉट और डैश थोड़े से छोटे हो जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट के लिए केवल डैशेस का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए रिवर के लिए यहाँ पर ये है इसका साइन, वेल के लिए यानी कुएं के लिए ये है इसका साइन, और टैंक और कनाल के लिए कुछ इस तरीके से इसको बनाते हैं, और वहीं ब्रिज के लिए एक सिंपल ब्रिज होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप डिफरेंसेस आप इसे यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। तो इन दोनों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तब तक चलिए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 की ओर, मेजर डोमेन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछ लूँ कि एटमॉस्फियर और बायोस्फीयर में क्या अंतर है, ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को दिमाग में रखिएगा और इसी के साथ आगे बढ़िएगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए, अर्थ सरफेस जो है उसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फियर। अगर गैस है तो एटमॉस्फियर, अगर पानी है तो हाइड्रोस्फीयर, और अगर सॉलिड है तो लिथोस्फीयर। ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई। तो फिर बायोस्फीयर क्या है? देखिए, बायोस्फीयर का मतलब है इन तीनों का आपस में अगर समागम है तो उसी को बायोस्फीयर कहा जाता है। अब उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया। यानी बायोस्फीयर में एटमॉस्फियर भी है, हाइड्रोस्फीयर भी है और लिथोस्फीयर भी है, और उसमें जंतु और जानवर तो रहते ही हैं, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ आपको लिथोस्फीयर और एटमॉस्फियर और बायोस्फीयर में क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिथोस्फीयर, अर्थ क्रस्ट के साइड जो आपकी मिट्टी है, इस मिट्टी और अर्थ क्रस्ट को कहते हैं लिथोस्फीयर। इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है, क्योंकि देखो एक तो हो गई खाली ज़मीन और एक हो गई वो ज़मीन जहाँ पे पानी भरा है। तो उस जो जहाँ पे खाली ज़मीन तो उसे कॉन्टिनेंट कहा गया, जहाँ पे पानी भरा है उसे ओशन बेसिन कहा गया। एक चीज़ और याद रखिएगा, लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन सेम एवरीवेयर। इसको नोट कर लो क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन इस चीज़ का होता है, क्योंकि हम लोग को लगता है कि सी वाटर हर जगह सेम नहीं होता, जबकि हर जगह क्या है वो सेम है। इसी तरीके से आगे देखिए, द एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम लेवल ऑफ सी, जो कि क्या है? 0 है, ठीक है। तो यानी जो लेवल ऑफ सी है वो हर जगह आपका सेम है, और क्या है? हर जगह पे 0 माना गया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे, ये पेज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हम लोगों ने बायोस्फीयर की बात की, तो देखिए ऊपर हवा क्या थी? एटमॉस्फियर। सॉलिड पार्ट क्या था? लिथोस्फीयर। और ये पार्ट क्या है आपका? हाइड्रोस्फीयर।
तो इन तीनों को मिला के हम लोग क्या इसको कहते हैं, इन तीनों को मिला के कहते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। और ये जहाँ पे आप बगल में देख रहे हैं ये है पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, जो कि ट्रोपोस्फियर से शुरू होता है, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर यानी बाहरी आभा मंडल, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द हाईएस्ट माउंटेन पीक, ये कौन सी हमारी माउंट एवरेस्ट है, उसकी हाइट कितनी है 8848, ठीक है। अब इसको नोट कर लो, क्योंकि जब जो चीज़ एनसीईआरटी में दी होती है वही उसको हमेशा सत्य मान लिया जाता है, वही वेदों में लिखा सत्य है, ठीक है। और वहीं जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है वो कितनी है 11,000 मीटर है। तो वहाँ पे क्या जवाब आएगा, मैरियाना ट्रेंच, जो कि कहाँ है, पैसिफिक ओशन है। अब मुझे बताओ कि अगर सिर्फ गहराई या ऊंचाई की बात ना की जाए तो सबसे लंबी जगह कौन सी मानी जाएगी, मैरियाना ट्रेंच, क्योंकि ये 11,022 मीटर की है। इसको आप अलग से आप नोट भी कर सकते हो। इस तरीके से आपको एनसीईआरटी को पढ़ना होता है। कुल कॉन्टिनेंट कितने हैं, 7 है। इसको नोट कर लो क्योंकि हम लोग खुद भी भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे नोट कर सकते हैं हम लोग। वहीं ग्रेटर पार्ट ऑफ जो लैंड मास है वो कहाँ पर है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ये अगेन फिर से एक नोटवर्दी पॉइंट बन गया। और वहीं चलिए अब बढ़ते हैं, अगर कॉन्टिनेंट्स में 7 कॉन्टिनेंट्स में सबसे पहले एशिया है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और उसका कुल लैंड एरिया वर्ल्ड का कितना है, 1/3 है, जो कि कौन से हेमिस्फीयर में पड़ता है, आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। एक चीज़ और, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, यानी एशिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। और वहीं जब एशिया यूरोप से मिलता है तो क्या बनाता है, यूरेशिया, और वो डिवाइड किसके द्वारा होता है, उरल माउंटेन की तरह। बस इसी तरह इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अफ्रीका की बात कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने आर्कटिक सर्कल की बात की, अब अफ्रीका की बात करते हैं। अफ्रीका जो है आपका ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो आपको पहला क्या हो गया, एशिया, और दूसरा क्या हो गया, अफ्रीका। वहीं इक्वेटर की अगर बात की जाए तो ये इक्वेटर इससे गुजरता है, तो इसीलिए ये कौन से हेमिस्फीयर में है आपका, ये अधिकतर इसका लार्जेस्ट पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे तीनों यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न गुजरते हैं। ये एक नोटवर्दी पॉइंट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं सहारा डेजर्ट की अगर बात की जाए तो सहारा डेजर्ट जो है आपका ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म डेजर्ट है, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए तो ये आपका हर एक साइड से ओशियन और सी से यहाँ पे घिरा हुआ है। कौन सा डेजर्ट है, सॉरी कौन सा यहाँ पे आपका है, अफ्रीका, ठीक है। और वहीं वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है आपकी, तो इसका जवाब हो जाएगा नाइल रिवर। ये भी कहाँ है, अफ्रीका में, ठीक है। तो एशिया देख लिया, अफ्रीका घूम लिए। अब घूमते हैं हम लोग नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। हम लोग चले ट्रंप के पास। तो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा हो गया, नॉर्थ अमेरिका। एक हो गया, पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका। तो ये साउथ अमेरिका से बड़ी ही छोटी पतली स्ट्रिप ऑफ लैंड से जुड़ा हुआ है, जिसे इस्थमस ऑफ पन्नामा कहते हैं। इसको आगे हम लोग समझेंगे भी, ठीक है। वहीं कॉन्टिनेंट आपका जो है ये नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ये आपके लिए हो गया नोटवर्दी पॉइंट, ठीक है। और वहीं 3 ओशियंस क्या हैं आपके, ये इस कॉन्टिनेंट के चारों तरफ से घेरे हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये वाला पेज क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, साउथ अमेरिका में पहुंचते हैं, यहाँ पे घूम लेते हैं थोड़ा सा। तो साउथ अमेरिका कौन से हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में, और ये केवल 2 ओशियन से घिरा हुआ है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 3 ओशियन से, सदर्न हेमिस्फीयर 2 ओशियन से। और वहीं इसमें द एंडीज है आपके जो माउंटेन है, ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन है, हाईएस्ट नहीं बल्कि लॉन्गेस्ट माउंटेन है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, नॉर्थ से साउथ अमेरिका तक। और वहीं वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर अमेजन भी कहाँ है, साउथ अमेरिका। अब चलिए ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफकोर्स इसे कहा जाता है, कौन से हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में है। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अब इसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बढ़ते हैं, अंटार्कटिका सबसे ठंडा प्रदेश है, कौन से हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में। और एक चीज़ और याद रखिए, साउथ पोल कहाँ पड़ता है, ये बिल्कुल सेंटर में पड़ता है अंटार्कटिका के। अब इसे नोट कर लो, क्योंकि साउथ पोल की जो डायरेक्शन है ये किसी भी बुक में जल्दी से एनसीईआरटी के अलावा नहीं मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, लेकिन इंडियन रिसर्च स्टेशन कौन से आपके, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। अब इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने किस किस के बारे में पढ़ लिया है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं अफ्रीका के बारे में, एशिया के बारे में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ठीक है। तो ये जितनी भी जगह अभी तक हम लोगों ने पढ़ी, तो इसमें अंटार्कटिका भी है आपका, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओशियंस के बारे में, यानी अटलांटिक ओशियन, यहीं पे पैसिफिक ओशियन, इसी तरीके से इंडियन ओशियन, ठीक है, और आपका आर्कटिक
ओशन। तो इन सारे ओशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो बिना देरी के शुरू करते हैं हम लोग ओशंस के बारे में। तो अब हाइड्रोस्फीयर से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए हाइड्रोस्फीयर की अगर बात की जाए, वाटर कितना होता है हमारे यहाँ पे 71%, और उसमें से अधिकतर किसके पास है, ओशियंस के पास, यानी 97% है। इसी तरह जो लैंड बचा वो कितना है, 29%। तो ओशन जो है आपके वो 5 मेजर ओशियंस हैं, इनको आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कौन कौन से हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। ठीक है, चलिए ये हो गए आपके 5 मुख्य ओशियंस। अब यहाँ पे देखें अगर 3 चीफ मूवमेंट ऑफ ओशन, यानी ओशन में जो सबसे 3 प्रमुख आपके जो मूवमेंट है वो कौन से हैं, वेव है, टाइड है और ओशन करंट है। अब इसको नोट कर लो क्योंकि ये आपका एक अलग पॉइंट हो गया। इसी तरीके से वाटर ओशन में हमेशा मूव करता रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वहीं अगर पैसिफिक ओशन की बात की जाए तो ये 1/3 है, जैसे एशिया था। अब इसको आप कनेक्ट कर सकते हो यहीं पे बैठे बैठे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी पैसिफिक में आपका क्या है, मैरियाना ट्रेंच जो डीपेस्ट पार्ट है, और इसका शेप कैसा है, ये सर्कुलर शेप का है। कौन सा, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, चलिए ये पेज क्लियर हो गया होगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, अटलांटिक ओशन की बात करते हैं। तो देखिए अटलांटिक ओशन आपका शेप कैसा है, एस शेप का है, और अगर इससे पहले बात की जाए तो आपका पैसिफिक ओशन भी था। ठीक है, नेक्स्ट है, ये सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है, और इसकी जो कोस्ट लाइन है वो इंडेंटेड है। इंडेंटेड का मतलब होता है कई जगह से मुड़ी हुई है। ठीक है, इसीलिए ये आइडियल लोकेशन है नेचुरल हार्बर्स के लिए, मतलब कहीं पे भी जाके शिप अपने जो सामान है उसको रख सकते हैं, वो उस लेवल से बन जाते हैं। और ये इसीलिए बिजिएस्ट ओशियन है, ओशन है आपका किसके लिए, कॉमर्स यानी ट्रेड के लिए। अब चलिए देखते हैं इंडियन ओशन के बारे में। ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर कंट्री, यानी इकलौता ओशन है जिसे एक देश के नाम पर रखा गया, उसका शेप कैसा है, ट्रायंगुलर। तो एस शेप क्या था, अटलांटिक, और ट्रायंगुलर किसका हो गया, इंडियन ओशन का। और वहीं सदर्न ओशन को हम लोग क्या कहते हैं, अंटार्कटिका के अराउंड का जितना भी ओशन है उसे हम लोग सदर्न ओशन कहते हैं। ठीक है, वहीं चलते हैं अब आर्कटिक ओशन के पास। तो ये आर्कटिक सर्किल के पास है, तो वो पोल कौन सा है आपका, नॉर्थ पोल है, और ये कनेक्टेड किसके साथ होता है आपका, पैसिफिक ओशन के साथ। और वहीं पर उस जगह को क्या कहा जाता है, बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, इसको अब आप नोट कर सकते हैं। और वहीं नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया भी इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया ये पेज। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब अभी आपने पढ़ा इंडेंटेड है। ठीक है, तो इंडेंटेड कोस्ट लाइन ये होती है इस तरीके से। ठीक है, ये जितनी भी आप कोस्ट लाइन देख रहे हैं ये इंडेंटेड है, इसलिए कहीं पर भी यहाँ पे आप नेचुरल पोर्ट या फिर हार्बर्स बना सकते हो, तट बना सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, इस्थमस और स्ट्रेट। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, इसे इस्थमस क्यों कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे लैंड यानी भूमि है, तो यानी भूमि से जो शब्द जुड़ा, तो इसको हम लोग स्ट्रेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये था पूरा आज हम लोगों ने पढ़ा अलग अलग ओशियंस के बारे में, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। अभी हम लोगों ने एटमॉस्फेयर के बारे में जाना था, तो एटमॉस्फेयर कुल कितने हाइट तक है, 1600 किलोमीटर तक है। और वहीं अगर बात की जाए तो इसे 5 बेसिक लेयर में कंपोजिशन के आधार पर और टेम्परेचर के आधार पर बांटा गया है। तो इसको नोट कर लो कि इन्हें किनके आधार पर बांटा गया, क्योंकि सवाल उल्टे भी पूछ लिए जाते हैं। तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, इसकी फोटो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। और वहीं कंपोजिशन की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन आपकी 21%, CO2 और आर्गन 1% होती है। ठीक है, इसी तरह डेंसिटी और टेम्परेचर, एक चीज़ याद रखिए, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो कुछ चीज़ें घटती हैं। कौन कौन सी हैं, डेंसिटी और टेम्परेचर। अब ये लाइन क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसी तरीके से एटमॉस्फेयर जो अर्थ है उस पर प्रेशर देती है, उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहा जाता है। अब देखो ये पेज फिर से एक बार देख लो आप, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब टाइम है क्विज का। अब इसको पहले खुद से पॉज कीजिएगा, फिर यहाँ पर आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग साथ में इसको सॉल्व करना। तो देखिए माउंटेन रेंज जो यूरोप को एशिया से डिवाइड करती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उरल माउंटेन। वहीं बी क्या कह रहा है हमसे कि कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो साउथ अमेरिका से जुड़ा है, तो उसको क्या कहेंगे, लैंड किससे जुड़ा था, इस्थमस से जुड़ा था। और वहीं जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय परसेंट है वो क्या है आपका, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, और वहीं अगर ले लें डी आपका क्वेश्चन, तो क्या कह रहा है, डोमेन ऑफ अर्थ में जो सॉलिड रॉक है उसे क्या कहते थे, तो उसे कहते थे लिथोस्फीयर। और वहीं लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट क्या हो जाएगा आपका, एशिया हो जाएगा। अब जरा खुद से देख के, खुद सोच के देखना, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो मुझे इसे कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, तो इसका जवाब हो जाएगा आपके लिए मैरियाना ट्रेंच। ठीक,
और वहीं हो गया बी का क्या हो जाएगा कि किस ओशन का नाम कंट्री के नाम पे पड़ा था, तो इसका जवाब हो जाएगा इंडियन ओशन। ठीक है, अब नेक्स्ट सी क्या कह रहा है, नैरो कॉन्टैक्ट ऑफ लैंड वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट लाइफ। मैंने बताया अब तीनों चीज़ें एक साथ मिल जाए तो उसी को क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर। ठीक है, वहीं डी क्या कह रहा है, कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर इज कॉल्ड यूरेशिया। और आज का लास्ट सवाल, हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, तो मेरे ख्याल से इसका जवाब सबको ही पता होगा, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो आज का ये आपने क्विज मेरे साथ में सॉल्व किया, तो मुझे इस क्वेश्चन का जवाब बताइएगा जो मैंने आपसे पूछा था। तो अब नेक्स्ट टाइम पे आएंगे तो फिर से एक नया चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए ज्योग्राफी का। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।